हेलो फ्रेंड्स, दिस इज GDL। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रोटॉन। दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है ना, मुख्य रूप से कंपटीशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों, यदि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वाला टॉपिक आपको हेल्प करेगा अध्याय 8 के अंदर। दोस्तों, अध्याय 8 के अंदर इसका 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों, यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 11th क्लास में भी ये वाला प्रश्न बनता है और ये वाला प्रश्न कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम इस टॉपिक को बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। इससे बेसिक से लगाकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोटॉन। दोस्तों, प्रोटॉन क्या होता है। दोस्तों, प्रोटॉन से पहले हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं 8वीं में, कि प्रोटॉन जो होता है परमाणु का एक भाग होता है ना दोस्तों। क्योंकि परमाणु जो बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब प्रोटॉन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रोटॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? परमाणु के नाभिक में। तो दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी उस समय क्या हुआ था दोस्तों, कि जब परमाणु जो था ना दोस्तों, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो दोस्तों, जब परमाणु विद्युत उदासीन होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो कण होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋण विद्युत आवेश जो होता है या ऋण विद्युत कण होता है, उसको उदासीन करने के लिए धन विद्युत कण की आवश्यकता होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से 1886 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक जिसका नाम था ई गोल्डस्टीन। क्या था? ई गोल्डस्टीन। इन्होंने एक प्रयोग किया। तो दोस्तों, इससे हमारे कितने क्वेश्चन बन गए, कितने प्रश्न बन गए कि प्रोटॉन की खोज कब की गई थी? तो 1886 में। किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो ई गोल्डस्टीन। दोस्तों, कभी कभी गोल्डस्टीन भी आ जाता है या फिर ई गोल्डस्टीन भी आ जाता है, तो इसके लिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों, प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे? इसी कंट्रीज का नाम अगर पूछ लेते हैं तो कहाँ के थे वो? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक पर आगे। तो दोस्तों, प्रोटॉन की खोज करने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग क्या था दोस्तों? आइए हम बड़े ही आसान तरीके से सीखते हैं। इन्होंने क्या करा कि एक विसर्जन नलिका ली। क्या ली दोस्तों? एक विसर्जन नलिका ली। और दोस्तों, इस विसर्जन नलिका के अंदर इन्होंने क्या करा? एक छिद्रयुक्त कैथोड लगा दिया। क्या लगा दिया? छिद्रयुक्त कैथोड। अब दोस्तों, छिद्रयुक्त कैथोड से मतलब ये जो कैथोड लगाया है ना दोस्तों, हमें पता है कि कैथोड पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और एनोड पर क्या होता है? धन आवेश होता है। तो दोस्तों, ये छिद्रयुक्त कैथोड की छलनी लगा दी ये। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है? इन्होंने क्या करा है? एक इलेक्ट्रोड लगाया। क्या लगाया है? इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड लगाया और फिर ये इलेक्ट्रोड को यहाँ पर इन्होंने क्या करा है? एक 10,000 विभव या 10,000 वोल्ट की एक बैटरी लगाई। क्या करा यहाँ पर? 10,000 वोल्ट की एक बैटरी लगाई या उच्च विभव यहाँ पर लगाया। तो ओके दोस्तों, तो इससे क्या इस पे डिफरेंस आता है, इसमें क्या चेंजेस होते हैं? तो दोस्तों, जब इस पर उच्च विभव लगाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? यहाँ से ये है दोस्तों एनोड। क्या है ये? एनोड। और दोस्तों, ये कैथोड
कैथोड युक्त एक छलनी लगी हुई है। तो दोस्तों कैथोड युक्त जो छलनी लगी हुई है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केनोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केनोल। तो दोस्तों जब इस पर उच्च विभव लगाया जाता है तो यहाँ से कुछ किरणें निकलती है। क्या निकलती है, कुछ किरणें निकलती है या कुछ प्रकाश के कण निकलते हैं किरण के रूप में। तो दोस्तों ये जब प्रकाश के कण निकलती है ना, तो ये क्या करते हैं, इस कैथोड युक्त छलनी को पार कर जाते हैं। इसके अंदर एक दूसरे प्रकार की किरण भी होती है। दोस्तों एक दूसरे प्रकार की जो किरण होती है ना, वो क्या होती है, इस कैथोड युक्त छलनी के बीच में जो छिद्र होते हैं, इस छिद्र को पार कर जाती है। क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तब इनको क्या बोलते हैं हम, केनोल किरणें। अब केनोल किरणें इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इनके बीच में जो कैथोड युक्त छलनी है, इसको हम बोलते हैं केनोल। जब केनोल के अंदर से होकर ये किरणें निकलती है तो इन किरणों को हम बोलते हैं केनोल किरणें। ओके दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन किरणों को हम केनोल किरणें क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पर धन आवेश है तो ये एनोड है ना दोस्तों। जब धन आवेश है तो ये ऋण आवेश की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि ये किन से बनी होती है, धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। अब दोस्तों इसके क्वालिटी पर हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके गुण पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके इन एनोड किरणों के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, इनके जो गुण होते हैं, इनकी जो क्वालिटी होती है दोस्तों, वो क्या होती है कि जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना दोस्तों, तो इनकी जो प्रकाश की किरणें जो होती है, इनके जो कण होते हैं वो धन विद्युत प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं। किस प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं दोस्तों, धन विद्युत प्लेट की तरफ। तो इससे क्या पता चलता है कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ओके दोस्तों, किस प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, सॉरी ये किस प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, ऋण विद्युत प्लेट की तरफ। किस प्लेट की तरफ मुड़ती है, ऋण विद्युत प्लेट की तरफ, है ना। कैथोड किरणें जो होती है वो धन विद्युत की तरफ बढ़ती है और एनोड किरणें जो होती है वो ऋण विद्युत प्लेट की तरफ बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये ऋण विद्युत प्लेट की तरफ मुड़ जाती है तो इनको क्या बोलते हैं हम, एनोड किरणें बोलेंगे। ओके दोस्तों, अब इसका दूसरा गुण ये है कि ये भी एक यांत्रिकी प्रभाव को दर्शाता है। अब यांत्रिकी प्रभाव को कैसे दर्शाता है दोस्तों, कि जब हम इस निर्वात में यहाँ पर एक पहिया लगा देते हैं, यदि यहाँ पर एक पहिया लगा देते हैं और यहाँ से एनोड पे से किरणें निकलती है ना, तो ये किरणें निकलती है या प्रकाश के कण निकलते हैं, तो ये इसको टच करते हुए निकलते हैं, इसको, इस गिरने को या इस पंखे को। तो दोस्तों ये जो कण होते हैं द्रव्य कण होते हैं। जब द्रव्य कण होते हैं तो इनके अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो इस द्रव्यमान के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो गिरनी होती है ये क्या होती है, घूमने लगती है। तो इससे ये क्या प्रतीत होता है कि ये जो किरणें होती है ये यांत्रिकी प्रभाव को भी दर्शाती है। ओके दोस्तों, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब इसका तीसरा गुण क्या है कि ये रेखा भी जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज में हमने सीखा था कि वह सीधी रेखा में गमन करती है, इनके जो कण होते हैं वो सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो दोस्तों ये भी सीधी रेखा में गमन करती है। अब सीधी रेखा में गमन करती है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों इसका हम पता इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वस्तु हम रखते हैं इन किरणों के सामने, तो इनका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो इससे हमको ये प्रतीत होता है, ये स्पष्ट होता है कि ये किरणें जो होती है मुख्य रूप से क्या होती है, ये किरणें मुख्य रूप से क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इसको हम किससे दर्शाएंगे, इसका प्रतीक क्या है, इसका सिंबल क्या है दर्शाने का, तो दोस्तों इसको हम दर्शाएंगे H1H से। इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये होता है इसका द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान।
तो दोस्तों ये होता है इसका आवेश। तो दोस्तों इसका आवेश होता है धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश। अर्थात ये जो किरणें होती है धन आवेशित किरणें होती है, और धन आवेशित किरणों को ही हम क्या बोलते हैं? केनोल किरणें। या एनोड किरणों को हम क्या बोलेंगे? एनोड किरणों को हम क्या बोलेंगे? केनोल किरणें। और केनोल किरणों को नाम किसने दिया है? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का नाम दिया है रदरफोर्ड ने। किसने दिया है? प्रोटॉन का नाम किसने दिया है? रदरफोर्ड ने। दोस्तों कभी कभी ये प्रश्न भी आ जाता है या आ सकता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि प्रोटॉन का नाम किसने दिया है, प्रोटॉन शब्द के जन्मदाता कौन है? तो वो कौन है? रदरफोर्ड। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों इसका द्रव्यमान होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है? ओके दोस्तों, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.6725 इंटू 10⁻²4 ग्राम। ओके दोस्तों, ये होता है इसका द्रव्यमान। अब दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और कब की थी? 1886 में। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। कहाँ के थे? जर्मन के। ओके दोस्तों, प्रोटॉन को काई से दर्शाते हैं या किस सिंबल से दर्शाते हैं? इस सिंबल से दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे कि प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन को हम बोलते हैं केनोल। क्या बोलते हैं? केनोल भी बोलते हैं। दोस्तों इनका जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन की तुलना में कितना अधिक होता है? हाइड्रोजन की तुलना में इनका द्रव्यमान होता है 1837 गुना अधिक होता है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों प्रोटॉन का नामांकन किसने किया था? और प्रोटॉन शब्द के जन्मदाता हम मान सकते हैं रदरफोर्ड को। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।